So in this lecture we will study some basic mathematical tools, वो मैथमेटिकल टूल्स जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हमें चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए 11 क्लास की और 12 क्लास के लिए भी, 11 और 12 क्लास की फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना मैथमेटिक्स की हमें ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम लोग कहेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग फिजिक्स। तो वो क्या है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए चाहिए। तो हियर वी स्टार्ट आवर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। So what are the basic mathematical tools we need? सभी का थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर जस्ट फॉर रिवीजन इसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आता है हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बताने के लिए काम आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कहाँ रखा हुआ है। तो ये हम बता सकते हैं कैसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह का रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब है कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है या किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में रखा है या राइट डायरेक्शन में रखा है, अप डायरेक्शन में रखा है या डाउन डायरेक्शन में रखा है, बैक में है या फॉरवर्ड में है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से आंसर बताते हैं कि लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बैक या फॉरवर्ड, तो उस समय रेफरेंस पॉइंट हम अपने आप को मानते हैं, खुद को मानते हैं कि मेरे बैक साइड में रखा है या मेरे फ्रंट साइड में रखा है। तो उसमें एक पॉइंट होता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हम खुद को एक पॉइंट की जगह पर रख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बैक या फॉरवर्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन को एक पॉइंट मान लिया है जिसको बोलते हैं ओरिजिन, और लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बैक, फॉरवर्ड ये क्या है? ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, जो लाइन से पता चलते हैं। जैसे अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाएं तो एक लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा और एक राइट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ओरिजिन क्या है? वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में, यानी जिस जगह पर रहकर हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बैक, फोर्थ बताते हैं, वैसे ही हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम एक्सिस बना लें, ये जो लाइंस होते हैं ये कहलाते हैं एक्सिस, और वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इस तरफ ले लेते हैं प्लस एक्स यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ओरिजिन से अगर लेफ्ट चले जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको बोलते हैं माइनस एक्स, और इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस वाई, और अगर बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस वाई। ठीक है, तो पेपर में क्योंकि हम एक प्लेन में सारा डिस्कशन करते हैं, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल, इस बात को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से कि ये डायमेंशंस का क्या मतलब होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में ही पढ़ ले रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन कैसे बताया जाता है। तो अगर सिर्फ एक ही लाइन पर हमें बताना है, मान लो कि लेफ्ट या राइट, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही लाइन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एक्सिस। और अगर हमें लेफ्ट, राइट के साथ साथ अप या डाउन भी बताना है तो हमें 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हो जाएगी एक वाई एक्सिस। और अगर हमें लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और बैक, फोर्थ तीनों के हिसाब, तीनों के पोजीशन में बताना है, तीनों के रेस्पेक्ट में बताना है, तो हमें चाहिए 3 लाइंस यानी कि 3 एक्सिस, तो उसको जेड एक्सिस यूज करके बताते हैं। तो पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 को ही यूज कर लेते हैं। तो मान लो कि एक कोई पॉइंट है P, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसकी हमें पोजीशन बतानी है। तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? P पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें
एक्स वाली लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर। सपोज ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ठीक है। तो ये P पॉइंट का पोजीशन बताएगा ओरिजिन से x डायरेक्शन में। ओरिजिन से यहाँ पर ये जो पॉइंट आया ये मान लो आया Px, तो ओरिजिन से अगर x डायरेक्शन में इतनी दूर जाएंगे, मान लो x डिस्टेंस जाएंगे, तो हमें P पॉइंट मिल जाएगा। और पॉइंट P हमारा यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि y डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, तो हमें y डायरेक्शन में इसी तरह से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर गिराना पड़ेगा। ये एक परपेंडिकुलर इधर बना लिया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ बनाया, यहाँ इस पॉइंट पर आया, ये पॉइंट है मान लो Py। इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा कितना, y डायरेक्शन में इतना ऊपर जाना पड़ेगा, ओरिजिन से इतना ऊपर जाना होगा। तो ये डिस्टेंस है मान लो y, ठीक है। तो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस x डायरेक्शन में जाना पड़ा दैट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, जैसे लिखते हैं x कोऑर्डिनेट। और y डायरेक्शन में जितना जाना पड़ा उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये x और y क्या है, ये x और y हैं कोऑर्डिनेट्स। इनमें x का मतलब है कि x डायरेक्शन में कितना दूर चलना पड़ेगा तो हमें P पॉइंट मिलेगा, और साइमल्टेनियसली y डायरेक्शन में कितना चलेंगे तो हमें P पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज कोई दूसरा पॉइंट होता, मान लो कि यहाँ पर होता एक दूसरा पॉइंट, सपोज इधर ले लेते हैं इस जगह पर। सपोज ये पॉइंट को ले लिया हमने Q, तो Q का पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बताया जाएगा, तो बिल्कुल वही तरीका है। Q से X वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर हमने X वाली लाइन पर ड्रॉप करा, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया X वाली लाइन पर, ठीक है। और इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y लाइन पर ऐसे। तो ये जो डिस्टेंसेस आएंगे कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आया, यहाँ पर ये पॉइंट आया, मान लो ये है qx, और इधर y पर आया qy। तो O से जो qx की डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है मान लो x1, इसको हमने x1 नाम दे दिया, x नहीं लिखा जिससे कि इधर से कंफ्यूजन ना हो। तो O से qx की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, q का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1, और O से जो qy पॉइंट की डिस्टेंस है ये मान लो y1, ये y1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें कि Q पॉइंट को अगर देखें तो Q पॉइंट ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से डाउन डायरेक्शन में यानी कि माइनस y डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस y1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के प्लस या माइनस होने से हमें ये पता चल जाता है कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट किस जगह पर होगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें तो यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना के ऐसे एक्सिस और ओरिजिन बना लिया। तो इसमें अगर देखें तो ये ओरिजिन और ये जो ऐसे चार बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। तो चार क्वाड्रेंट्स आ गए। क्वाड्रेंट्स से हमें पता चलता है, मान लो कि जैसे दोनों नेगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, इट मीन्स ये वाली जगह आएगी क्योंकि इधर एक्स नेगेटिव और इधर वाई नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर आएगा, और एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज से ये पता चल जाता है कि जो हमारा पॉइंट है वो किस जगह पर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर हमें लेफ्ट राइट और अप डाउन के साथ बैक फॉर्थ भी बताना है तो हमें बैक फॉर्थ के लिए और एक एक्सिस लेना पड़ेगा जिसको हम z एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस तरह से लेते हैं, तीनों एक्सिस दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाया जाएगा,
तो ये देखें, मान लें कि हम और एक एक्सिस भी लेना चाहते हैं, तो ये हमने और एक एक्सिस भी ले लिया इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा x, इसके और यहाँ पर ओरिजिन, तो ओरिजिन से राइट साइड में x, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स, अप साइड में प्लस वाई और डाउन साइड में माइनस वाई, और फ्रंट साइड ये जो डॉटेड लाइन है ये फ्रंट है, ठीक है, ये प्लस जेड, और ओरिजिन से बैक साइड में अगर चले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लाइन को एक्स वाई जेड लिख देंगे, ठीक है। ये भी ध्यान देने की बात है कि कौन सी लाइन एक्स होगी, कौन सी लाइन वाई और कौन सी जेड। अगर मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया, सपोज ये हमने एक डायग्राम बनाया इस तरह से, मान लो कि ये एक डायग्राम बनाया, ये कुछ अलग टाइप का डायग्राम बन रहा है, इसको अलग पेज में बना लेते हैं। सपोज ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और किसी ने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया y, ठीक है, ये जो z जहाँ लिखा था वहाँ लिख दिया y और यहाँ पर लिख दिया z। तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट मस्ट फॉलो राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम का क्या मीनिंग है। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मीनिंग क्या है जरा ध्यान से देखें। देखो, राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मोड़ेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो थंब कुछ इस तरह से आएगा। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मीनिंग है कि फिंगर को पहले हमें एक्स के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में रखकर फिर वाई जिधर है उस तरफ अपने फिंगर्स को टर्न करना है। मान लो ये हमने ऐसे रखा, ठीक है, ये हमारा है एक्स डायरेक्शन, ये एक्स है और वाई इस तरफ है, तो x से y की तरफ फिंगर्स को मोड़ेंगे तो ये जो थंब है ये z डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं है तो फिर ये डायग्राम हमारा गलत हो जाता है। तो देखें जरा डायग्राम में फिर से, ये जो डायग्राम अभी बनाया गया है जिसको कि हमने कहा है कि गलत वाला है, तो x यहाँ है, x से y की तरफ अगर जाएं तो y तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, हमने इस तरफ y कहा है और ये इस तरफ x का है। तो x से y अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। x से y अगर मोड़ेंगे तो राइट हैंड के फिंगर्स को x से y अगर मोड़ते हैं तो नीचे की तरफ z आ जाता है, तो z आता है इस तरफ, नीचे की तरफ आ जाता है प्लस z। लेकिन इस डायग्राम में किसी स्टूडेंट ने मान लो कि गलत बना दिया, उसने z यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनफैक्ट ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर z नहीं, यहाँ माइनस z होना चाहिए, तब सही होगा, ठीक है। समझ में आया। सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो प्लेन में हमने बनाए x और y एक्सिस, यहाँ पर समझ लेते हैं तो शायद थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ये मान लो x और ये है y। अगर राइट हैंड के फिंगर्स को x से y की तरफ कर्ल किया जाए, कर्ल मतलब ऐसे मोड़ना, अगर x से y की तरफ फिंगर्स को मोड़ा जाए ऐसे, तो थंब जिधर आएगा वो z डायरेक्शन होगा। तो अगर हमने x से y की तरफ ऐसे फिंगर्स को मोड़ा तो थंब किस तरफ आ रहा है, राइट हैंड का थंब इस स्क्रीन के प्लेन के बाहर की तरफ निकलेगा, स्क्रीन के प्लेन से बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, ठीक है। अगर हम स्क्रीन की तरफ रखें और ऐसे मोड़ें, ये हमारा x था और ये y था, ऐसे मोड़ें तो इस तरफ ये जो थंब का डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि बाहर की तरफ डायरेक्शन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे, ये होगा प्लस z और बैक साइड में होगा माइनस z, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। अगर मान लो कि कोई यहाँ पर लिख देता है, सपोज यहाँ पर z लिख दिया, तो z लिख दिया तो y किधर आना चाहिए, तो कैसे पता लगाएगा। मान लो कि y नहीं पता है हमें, x और z पता है, y पता करना है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये ध्यान रखें, राइट हैंडेड सिस्टम के लिए इस तरह से लिख लें। राइट हैंड के फिंगर्स को जब x से y मोड़ेंगे तो हमें z मिलेगा, y से z मोड़ेंगे तो x मिलेगा, और z से x जब जाएंगे तो हमें y मिलेगा, ठीक है। और अगर उल्टा कर दिया, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर दिया तो गलत हो जाएगा।
तो अगर उल्टा जाते हैं तो अगर हम तो उल्टा जाने के लिए होगा यहाँ पे -x, यहाँ होगा -y और यहाँ होगा -z। मतलब कि अगर हम जाते हैं x से z अगर जाएंगे उल्टा जाएंगे तो हमें मिलेगा -y, अगर जाएंगे z से y तो हमें मिलेगा -x, और अगर जाएंगे y से x तो हमें मिलेगा -z। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में जाते हैं तो जो भी x y z में हमें मिलने वाला है वो विद नेगेटिव साइन मिलेगा, और अगर राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं तो हमें जो x से y जाएंगे तो z मिलेगा, y से z जाएंगे तो x मिलेगा, और z से x जाएंगे तो y मिलेगा। ठीक है, और इसका उल्टा अगर कर दिया तो फिर विद नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब वापस अपने इस पिछले वाले पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर ये पॉजिटिव x है, ये यहाँ पर पॉजिटिव x होगा, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये ओरिजिन, ये +y -y +z -z, इस तरह से 3 डायमेंशंस में दिखाते हैं। तो वैसे अभी हमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये आने वाले लेक्चर्स में ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट जानते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं 10 क्लास में, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ये जो ट्राइगोनो का मतलब है रिलेटेड टू ट्राइंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो मेजरमेंट्स होते हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो जानते ही हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल का क्या मीनिंग है? ठीक है, एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? तो एंगल जब किसी से पूछते हैं एंगल क्या होता है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट इसका आंसर, सही आंसर नहीं मिल पाता है। तो एंगल क्या चीज़ है वो देखें। तो मान लो कि एक हम फिक्स पॉइंट पर कहीं पर खड़े हुए हैं, सपोज इस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं ओ पॉइंट पर, और ए पॉइंट ये है हमारा, यहाँ एक ए पॉइंट है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि तुम इस तरह से मोशन करो कि ओ से ए का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज। मोशन करो कैसे भी करो, बट ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह की मोशन पॉसिबल है? इस तरह की मोशन पॉसिबल कैसे होगी कि ओ और ए के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो? दिस डिस्टेंस आर मस्ट नॉट चेंज। तो एक ही चांस बचता है। ऐसे समझो कि जैसे अगर किसी गाय को अगर किसी जगह बांध दिया जाए, एक खूंटा गाड़ करके बांध दिया जाए, तो वो गाय मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट पे चला जाए, मान लो कि ओ से ए पर चला जाए। अब उससे मोशन करने के लिए उसको दौड़ाया जाए तो किस तरह से मोशन करेगा? तो मान लो वो पॉइंट जहाँ पर ये आर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए गाय आगे जाती है, वो पॉइंट है यहाँ पर बी पॉइंट। ठीक है, याद रहे कि ओ और ए के बीच में जो डिस्टेंस था, ओ और बी के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि कंडीशन क्या था कि डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज, ये डिस्टेंस उतना ही रहे जितना पहले था। तो ऐसी कंडीशन में जो मोशन होगी, ऐसी कंडीशन में मोशन होगी वो इस पाथ पर चलेगा। ठीक है, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ जो चला है इसको बोलते हैं आर्क। ठीक, और ओ को बोलते हैं सेंटर, दिस इज सेंटर। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है कि कितना रोटेट हुआ, कितना रोटेट हुआ। मान लो ये ओ ए लेंथ था, ये सपोज एक डंडा था, और डंडे का दूसरा एंड यहाँ पर हम ले आए, तो कैसे ये हमें पता चलेगा कि कितना रोटेट हुआ है। तो कितना रोटेट हुआ यही बताने के लिए यहाँ एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? हाउ टू मेजर इट? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ए बी कितना था, वो जो कर्व्ड पाथ चला ए बी वो कितना था, और सेंटर से वो जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रेडियस।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो एंगल इज, व्हाट इज एंगल? एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस, आर्क एंड रेडियस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ यूनिट की बात करें कि एंगल का यूनिट क्या होता है, तो आर्क क्या चीज़ है, अभी जैसे डिस्कशन हुआ, आर्क इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगर लेंथ है तो लेंथ का यूनिट, ये ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। और रेडियस, व्हाट इज रेडियस? ये जो फिक्स डिस्टेंस था इसी को बोलते हैं रेडियस। तो फिक्स डिस्टेंस था, वो भी डिस्टेंस है, यानी उसका भी यूनिट होगा मीटर। तो अगर मीटर और मीटर डिवाइड हो जाता है तो एंगल का तो कोई यूनिट आया ही नहीं, कोई यूनिट नहीं आया। तो ये बात सही है कि अगर हम मीटर किलोग्राम सेकेंड के टर्म्स में कहेंगे तो एंगल का कोई यूनिट नहीं आएगा। लेकिन दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन किए गए हैं एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। तो भले ही ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, अगर डायमेंशन कैलकुलेट करोगे, सपोज हम ऐसे फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं थीटा के लिए, एंगल के लिए डायमेंशनल फार्मूला, तो आर्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ एंड रेडियस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर तो एल एल डिवाइड हो जाते हैं, कोई डायमेंशन आता ही नहीं है, m0 l0 t0, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो भले ही ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट इसके लिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी डिफाइन किया गया है। वो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? दैट सप्लीमेंट्री यूनिट इज कॉल्ड रेडियन, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लेंगे, रेडियन। तो जब भी एंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे आर्क बाय रेडियस, ये फार्मूला यूज करके, तब जो एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज बी इन रेडियन, हमेशा ही रेडियन में होगा। एंगल का और एक यूनिट सुना होगा तुमने जिसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन का भी कोई रिलेशन इसका मतलब होना चाहिए। डिग्री यूनिट जो है वो भी सुना है पहले से, बट यहाँ जो यूनिट बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है रेडियन। जैसे पहले तुमने सुना होगा 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तो वो डिग्री है, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो है रेडियन। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझे, मान लो कि एक सर्कल है हमारे पास, तो सर्कल कैसे बनता है, ये जो ऊपर डायग्राम बना हुआ था उसी से रिलेटेड है इस बात का आंसर, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है कि ए से बी अगर जाएंगे तो कितना रोटेट हुआ है, हमारा जो एक स्टिक था ओ ए लेंथ का, उसको हमने ऐसे रोटेट किया तो स्टिक का ये वाला एंड ए से बी चला गया, तो कितना रोटेट हुआ ये जानने के लिए हमने आर्क बाय रेडियस किया, तो हमें एंगल मिल गया। अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम स्टिक को ऐसे ही रोटेट करते रहो और ऐसे ही रोटेट करते रहो और अल्टीमेटली स्टिक अपने उसी पुराने पोजीशन में आ जाए, यानी कि स्टिक का जो दूर वाला एंड था वो फिर से ए पॉइंट पर जब आ जाए, ठीक है, तब कितना एंगल बनेगा। तो अगर डायग्राम में देखें तो इस तरह से, अगर ए पॉइंट के पाथ को देखें, ए पॉइंट क्या था, स्टिक का दूर वाला एंड था, ये ओ था और ये था हमारा ए, ठीक है। तो ए पॉइंट जब वापस ए पॉइंट पर आ जाता है ऐसे घूमते हुए, स्टिक को हमने घुमाया और ये घूमते हुए जब वापस ए पॉइंट पर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो इस केस में जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक एंगल, वो एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो एंगल की वैल्यू होगी आर्क बाय रेडियस। अगर करते हैं तो इस केस में यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर कंप्लीट रोटेशन। अगर कंप्लीट रोटेशन किया तो आर्क का मतलब हो जाएगा सरकमफेरेंस, जब पूरा हमने घुमा दिया तो आर्क विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सरकमफेरेंस ऑलरेडी हमें पता है फार्मूला, ये होता है 2 पाई आर और रेडियस है आर। तो कितना एंगल आ गया, 2 पाई। तो इस 2 पाई का यूनिट क्या होगा, जैसा अभी ऊपर डिस्कशन हुआ था, इस 2 पाई का यूनिट होगा रेडियन, ठीक है। जब भी आर्क बाय रेडियस करके हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ही यूनिट रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिग्री के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा ऑलरेडी हमें पता है कि जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो हम कितना डिग्री कहते हैं, फॉर कंप्लीट रोटेशन, जब पूरा रोटेशन किया जाता है
तो हम एंगल को बोलते हैं, अगर डिग्री में कहते हैं तो 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और रेडियन में कह रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब है कि रेडियन और डिग्री, जब हमने रेडियन में कहा तो कहा 2 पाई और डिग्री में कहा तो 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन वही 360 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, 2 पाई रेडियन का मतलब है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो अगर यहाँ से पता करें तो पाई रेडियन का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये याद रखेंगे क्योंकि आगे हमारे ज़्यादातर कैलकुलेशन को हम रेडियन के टर्म्स में ही, रेडियन यूनिट्स लेकर ही करेंगे, यानी कि जो हमारा एंगल होगा उसे हम पाई के टर्म्स में ही लिखेंगे ज़्यादातर। तो अगर आधा कर दें इसका हाफ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, मान लो कि हाफ एंग पाई बाई 2 कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया। तो ये तो जो डिग्री है ये हमारे कुछ नॉन वैल्यूज़ हैं, 360, 90। अगर इन जनरल कुछ भी आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज हमारे पास आ गया डिग्री में, चलो और एक लिख लेते हैं, पाई बाई 4 रेडियन है, मान लो पाई बाई 4 रेडियन, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और एक बार 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री हो गया। तो ये रिलेशन आता है। तो 2 पाई रेडियन यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 360 बाय 2 पाई यानी कि 180 बाय पाई। तो 1 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास डिग्री था उसमें 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमारे पास x रेडियन है तो x रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू एक्स जब कर दोगे तो ये हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मान लो कि y डिग्री था और इसको रेडियन बनाना है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उसमें पाई बाई 180 इंटू वाई डिग्री जब कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो y इक्वल टू था 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस वाले इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, इस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहीं तक पढ़ते हैं, इसको समझ लेंगे अच्छे से कि एंगल को डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसी को, इतने ही पार्ट को रिवाइज कर लें।